हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे लूसेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे थे। कल मैंने इसका पहला पार्ट डाला था, 20 क्वेश्चन कवर कराया था। आज हम यहाँ से फिर से 20वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लगभग जो लूसेंट से जो क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लूसेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, तो सभी एग्जाम के लिए बेस्ट है। आपको कहीं से और जरूरत नहीं है पढ़ने की, आपको यहाँ से सफिशेंट है। तो लूसेंट के मैं वो क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके टॉप क्वेश्चन को लिए हूँ, जो आपके अक्सर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, आप लोग गलत करके आते हैं, इसी चक्कर में क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कवर कराए थे। तो 21वां क्वेश्चन है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स होते हैं तो ये आपके डीएनए होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है या प्रोटीन्स होते हैं आपके आपके इसका अनुवाद करना है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम जो होते हैं आपके प्रोटीन संश्लेषण होता है। और इसको खासकर जो राइबोसोम होता है आपके सजीव कोशिका में इसको पाया जाता है। ये कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण, मतलब इसको आपको ऐसे नॉर्मल इसको देख नहीं सकते, इसको सूक्ष्मदर्शी के हिसाब से इसको उसके माध्यम से आप इसको देख पाएंगे। बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म कण इसको होता है, जिनकी जो प्रोटीन होता है ये संश्लेषण महत्वपूर्ण आपके प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका आपके निभाता है आपके राइबोसोम्स। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम खास करके आपके कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपके सभी यहाँ पे जीवित कोशिका में आपका पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जितने भी जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका है, ये आपके सभी कोशिकाओं में, जीवित कोशिका में आपका पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में भी आपका पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके क्या माइटोकॉन्ड्रिया और आपका हरित लवक और आपके माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में भी आपका पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, केंद्रक में भी आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होता है, तो आपके केंद्रकीय झिल्ली के में पाया जाता है या कोशिका कला में, लाइसोसोम या गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गुणसूत्रों में। आपका अनुवांशिक जो यूनिट तथा जीन कहाँ पे उपस्थित होता है, तो गुणसूत्र में पाया जाता है। इसको याद रखिए, जीन एक अनुवांशिकता निर्धारण करता है, साथ ही साथ एक विशिष्ट जैविक क्रिया की इकाई भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा, जीन आपके गुणसूत्रों में निर्धारण का काम करता है। आपके जीन एक अनुवांशिकता निर्धारण और आपके जैविक क्रिया को आपका काम करता है। तो इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। डीएनए की दो कुंडली जो संरचना इसके किसके द्वारा इसको दी गई थी, तो जैकब तथा मोनेट के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक, एच.जी. खुराना के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कई बार इसको बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो डीएनए की जो दो कुंडली जो संरचना है आप किसके द्वारा दी गई है, या एक आपके वाटसन तथा क्रिक के द्वारा इसको दी गई है। तो इसको भी याद रखिए कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट। और सन 1953 में वाटसन तथा आपके क्रिक ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी जो आपके वाटसन तथा क्रिक ने पहली बार डीएनए की आणविक संरचना का इन्होंने वर्णन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इस संरचना का जो वर्णन है 1953 में इनके द्वारा किया गया था, दोनों के द्वारा। इसको नाम भी आपके दो कुंडली भी, जो कि इनको नाम भी दिया था इन लोगों ने सफलता की खोज के लिए, वाटसन और क्रिक और एक उनके सहयोगी मैरिस विल्किंसन, इनको 1962 में इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। नोबेल प्राइज़ कौन से सन में दिया है, तो 1962 में। 1953 में
इसको यहाँ पे वर्णन किया गया था और 1962 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार रिपीट किया है तो आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हाफमिस्टर ने, अल्फ्रेड कोसेल ने, आपके फोर्ब्स लेवे ने, वाटसन और क्रिक ने। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर जो आपका फ्रेडरिक जो हाफमिस्टर है, इन्होंने सबसे पहले जो डीएनए को अलग इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा। खोज किसने किया था? ये वो आपके वाटसन और क्रिक ने आंसर लेना है आपको, पहले बता दिए इसका आंसर। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो आपके जो फ्रेडरिक जो हाफमिस्टर है, उन्होंने सन 1868 में जो न्यूक्लिक अम्ल है जिसे डीएनए कहते हैं, इसकी खोज इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। वैज्ञानिक थे आपके फ्रेडरिक जो हाफमिस्टर है, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को अलग 1868 में इनकी खोज की थी। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होते हैं आपके किससे बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा, या स्थिर वैद्युत बल के द्वारा, या डी है वांडर वाल्स बलों के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड जो बंधे होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, ये आपके दो स्ट्रैंड जुड़े होते हैं डीएनए के। तो इसको याद रखिएगा। जो आपका दो डीएनए के जो दो कुंडली जो होते हैं, इसमें दो प्रकार के जो बंध होते हैं यहाँ पे सहसंयोजक और हाइड्रोजन के दो बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो सहसंयोजक बंध जो आपके किससे जुड़े होते हैं? तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ही आपके डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये बंधे होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड में आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये यहाँ पे स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियन या उत्परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुलेखन कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो डीएनए के जो एक तंतुगत जो स्ट्रैंड होते हैं सीधा ये आरएनए में आनुवंशिक सूचना की जो प्रतिरूपण प्रक्रिया जो होती है, ये आपका क्या कहलाती है? ये अनुलेखन कहलाती है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका जो अनुलेखन जो एक अब डीएनए से आरएनए में जो आनुवंशिक जो जानकारी की जो प्रतिलिपि बनाने में ये आपका प्रक्रिया निभाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए में संश्लेषण किसने किया था? तो मिलर ने, खुराना ने, आपके डी ब्रिज ने, या केल्विन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, खुराना ने। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आपके खुराना ने। हरगोविंद उनको खुराना कहा जाता है। तो डॉक्टर जो हरगोविंद खुराना, इन्होंने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण इन्होंने किया था। और डॉक्टर जो खुराना, इनको शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी इनको सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो डीएनए होता है ये आपके असंख्य छोटे छोटे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अणु के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु है जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो प्रयोगशाला में इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण इन्होंने डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डीएनए या अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए वर्तमान में किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आजकल जो डीएनए अंगुली छाप का जो प्रयोग किसकी पहचान के लिए अधिकतर किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोर, इन तीनों के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो आजकल वर्तमान में जो पहचान ढूंढने के लिए अगर कोई चोर या मर्डर वगैरह जो केस सुलझाने के लिए फिंगरप्रिंट लिया जाता है पुलिस विभाग सीबीआई में, पुलिस विभाग जितने भी फिंगरप्रिंट से पता चल जाए कौन अपराधी है नहीं। तो वर्तमान में पहचान ढूंढने के तरीकों में जो आपका जो जो आपका अंगुली छाप यहाँ पे लिखा है आपका फिंगरप्रिंट है। तो फिंगरप्रिंटिंग सबसे बेहतर आजकल मानी जाती है।
तो जितने जो आपराधिक मामले को गुत्थियां सुलझाने के लिए इसको खास करके किया जाता है। तो इसमें माता पिता, बलात्कारी, चोर, इस तीनों में सभी प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आजकल जो आपका जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट आजकल इसी का चलन चल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। तो इसका डीएनए सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जीव या कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो आपका डीएनए सबसे उत्तरदायी होता है। तो जीव विज्ञान के जो आपका जो शाखा में जो आपका जो डीएनए होता है, इसमें इसके अंतर्गत आपका आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नता आपका इसमें अध्ययन किया जाता है। जितने जीव कोशिका हैं इसमें आनुवंशिक जो लक्षण है नियंत्रण में आपका डीएनए उत्तरदायी होता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पुरुष व पुरुषत्व में कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो आपके एक्सो, ट्रिपल एक्स, एक्स एक्स, या आपके डी है एक्स वाई। इसको जो ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन हो, बहुत बार रिपीट किया है। तो आपका जो एक्स वाई जो गुणसूत्र है, आपके जो पुरुष में जो गुणसूत्र इसके संयोजन से पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार होता है। इसी तरह आपका जो एक्स वाई जो कि पुरुषत्व के लिए इस गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है। तो इसको याद रखिए, पुरुषत्व के लिए आपका जिम्मेदार होता है आपका एक्स वाई गुणसूत्र। एक्स एक्स आपके लड़की के लिए, या आपका पुरुष के लिए, या आपका महिला के लिए। तो दोनों आपका अगर इसको पूछे, एक्स एक्स आपका फीमेल के लिए है और एक्स वाई जो है आपके ये आपका मेल के लिए है। तो दोनों को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स व स्त्री का वाई, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स, या पुरुष का वाई और स्त्री का वाई। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य में पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। अगर एक्स एक्स होता है तो यहाँ पे फीमेल होता है, मैंने बताया फीमेल होगा। एक्स वाई होता है तो यहाँ पे मेल होगा। ये जो आपके क्रोमोसोम मिलने से, एक क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, या आपके माइटोसिस और मियोसिस दोनों का, या न समसूत्रण ना ही आपके अर्धसूत्री विभाजन। इसका जो यहाँ पे सही आंसर जो यहाँ पे देखें तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शरीर में अगर छोटों ग्रह जो मरम्मत के लिए आपका जो आपका जो समसूत्री विभाजन होता है, इसी प्रकार के लिए यहाँ पे सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। केवल समसूत्रण, इसको समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो समसूत्री जो विभाजन है, इसके द्वारा शरीर में नया कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस प्रकार शरीर की जो मरम्मत और घाव वगैरह भरने में बहुत ही हेल्प करता है समसूत्री विभाजन। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, या आपके जायगोटिन में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए आपका मध्यावस्था, सी ऑप्शन। तो गुणसूत्रों की जो आकृति का जो विभाजन अच्छी तरह से जो अध्ययन किया जा सकता है आपके मध्यावस्था में। इस अवस्था में कोशिका विभाजन की जो मध्यावस्था, इस चरण में यहाँ पे गुणसूत्र के जो आकार होता है, इसका जो स्पष्ट रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है आपके मध्यावस्था में। तो इसको याद रखिए, विभाजन के मध्यावस्था चरण में गुणसूत्र के जितने भी आकार का स्पष्ट रूप से मतलब सूक्ष्म रूप से यहाँ पे अध्ययन इसमें किया जा सकता है और इसको बेस्ट माना जाता है, इस अवस्था को, मध्यावस्था को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती या इसमें उपस्थित नहीं होती या नहीं पाई जाती है? तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन की क्रिया होती है, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होती है, या आपके कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है। तो ये आपका जो यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं होती यहाँ पे विषाणु में, तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी यहाँ पे नहीं होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विषाणु में जो कोशिका भित्ति या सेल वाल की अनुपस्थित, मतलब इसमें अनुपस्थित दर्ज नहीं होती है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका सेल वाल या कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका याद रखिएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। और विषाणु में एक चीज़ बताना चाहूँ, जो आपका जो विषाणु होता है आपके शरीर के बाहर जो कि मृत समान होते हैं, लेकिन जो परंतु आपका जो शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर में अंदर में जो आपके जीवित मात्रा में इसको पाया जाता है। शरीर के बाहर आपका मरे हुए समान में होते हैं, लेकिन ये आपके हमारे शरीर में आपका जीवित रहते हैं विषाणु। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विषाणुओं में होता है, या विषाणुओं में क्या पाया जाता है? तो केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विषाणु में आपका या तो डीएनए होता है या तो आपका आरएनए पाया जाता है। विषाणु जो है आपके खास करके जो विषाणु एक प्रकार के वायरस समझ सकते हैं, वायरस होता है, जो कि इसमें वायरस क्या क्या होता है इससे बीमारी। तो आपका चेचक क्वेश्चन पूछा है आपका, विषाणु कौन कौन से रोग होते हैं? तो चेचक याद रखिएगा। सर्दी जुकाम में तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन पॉक्स और आपका इन्फ्लुएंजा, इसको याद रखिएगा। और आपका एक रेबीज भी आपसे इससे होता है। और आपका इबोला नामक जो वायरस है इससे होता है, इसको भी याद रखिए। पोलियो और आपका लास्ट में एड्स होता है, जो कि बहुत ही इसको खतरनाक माना जाता है। ये आपके विषाणु से होने वाले रोग हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? तो एक तंतुगच्छ वाला डीएनए, एकल तंतुगच्छ वाला आरएनए, दोहरे तंतुगच्छ वाला डीएनए और आरएनए, केवल दोहरे तंतुगच्छ वाला आरएनए। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दोहरे तंतुगच्छ वाला आरएनए इसमें जो कि होता है। तो पौधों को संक्रमित करने वाले जो अधिकांश जो विषाणु होते हैं इसमें क्या होता है? तो केवल दोहरे तंतुगच्छ जो आरएनए होती है इसमें पाया जाता है। सबसे पहले जो पौधे में कौन से वायरस इसे देखा गया था, विषाणु देखा गया था? आपका जो मोजैक करके एक वायरस आया था। तो मोजैक करके जो एक वायरस आया था, सबसे पहले इसको देखा गया जो को पौधों को संक्रमित किया था। तो इसको याद रखिए, इसमें दोहरे तंतुगच्छ वाला आरएनए पाए जाते हैं। तो अधिकांश विषाणु में आपको देखने को मिलता है अलग अलग आपके वायरस। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा यहाँ पे सही है? तो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं का, कवकों का, पादपों का। तो नीचे दे कुट का प्रयोग सही यहाँ पे करके उत्तर चुनना है। तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, और केवल डी आपका 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे विषाणु संक्रमित किसको कर सकता है? तो यहाँ पे जीवाणु को भी कर सकता है, कवक को भी और पादपों को। तो यहाँ पर जो विषाणु तीनों को यहाँ पे नुकसान या संक्रमित कर सकता है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर आल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पोलियो, HTLV, TMV, HIV। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा TMV, जो एक वायरस है। इसकी जो सर्वप्रथम इस वायरस की खोज की थी TMV का। तो इस वायरस की सर्वप्रथम खोज की थी किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा इसको खोज की गई थी? तो जो रूस के जो रसायन शास्त्री है
इवानोस्की थे, इन्होंने इस वायरस की खोज की थी, जो कि रूस के रहने वाले एक रसायन शास्त्री थे। तो इवानोस्की ने इस वायरस की खोज की थी, तो इसको याद रखिएगा। रूस के रहने वाले वैज्ञानिक इन्होंने 1892 ने इनकी खोज की थी। और इन्होंने जो वायरस है आपके तंबाकू मोजक वायरस की खोज इन्होंने इसमें योगदान दिया था इवानोस्की ने। कौन से ईयर में? तो 1892 में। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु विषाणु जो आपका HIV के द्वारा होता है, जो है आपके रेट्रोवायरस है, प्रतिरक्षा विषाणु है, अरबो वायरस है या लेंटी वायरस है। तो ये ऑप्शन रेट्रोवायरस है। तो इसको याद रखिए। एड्स जो आपका मानव प्रतिरक्षाहीनता जो कि ये आपका वेट से होता है, और विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो इसको याद रखिएगा। एड्स से आपका मानव प्रतिहिंसा होता है, और ये आपके जो विषाणु से HIV होता है, ये आपके कौन से वायरस के द्वारा होता है? तो आपके रेट्रो वायरस के द्वारा होता है। ये आपका एक प्रकार का विषाणु है, जिसमें आपके जो आनुवंशिक जो पदार्थ है, इसके रूप में DNA के बजाय RNA होता है। तो इसको याद रखिएगा। जो आपका जो रेट्रो जो वायरस है, ये आपका कोशिका में, जो रेट्रो वायरस है आपके कोशिका में जाकर ये आपका फैल जाता है। अपना जो आपका जो वायरस है, इसको पूरे शरीर में पूरा धीरे धीरे करके आपका फैलाता है कोशिका में। ये आपका जो वायरस है बहुत सारे यहाँ पे अपनी जो प्रतियां बनाने में इसको फैलाता रहता है दिनों दिन, और शरीर को पूरा यहाँ पे कमज़ोर करते रहता है। तो यहाँ पे और इस वायरस से आपका एड्स और आपका जो HIV है, इस वायरस से इसका होता है रेट्रो वायरस के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आपके HIV फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके बाद ये इसका भी पूछ सकता है आपका, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है इसका। एड्स का अगर पूछा है तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन एंड एक्वायर्ड सिंड्रोम। तो अगर एड्स से आपसे पूछ दे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जंतुओं में होने वाली फुट एंड द माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या विषाणु के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका किसके द्वारा होता है? तो आपके विषाणु के द्वारा होता है। तो इसको याद रखिएगा। और जंतुओं में जितने भी आपको जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, इसके लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होता है आपका फुट एंड माउथ रोग, जो विषाणु से होता है। इसको याद रखिए। आपके खास करके गाय, भैंस, हाथी, ये सभी जो जानवर होते हैं, इसमें एक संक्रामक रोग है। तो इसको याद रखिए। खासकर जितने भी दूध वगैरह देने वाले जानवरों के लिए अधिक बहुत ही हानिकारी होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। इबोला क्या है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वायरस है एक प्रकार का इबोला। इससे क्या होता है? तो यह जो रोग होता है आपका इबोला वायरस से होता है। ये आपके पसीना लार से फैलता है, और आपके जो कि खून और मल के से आपके सीधे आपके संपर्क में आने से इससे यह फैलता है। इससे यहाँ पे इबोला से जो संक्रमित जो व्यक्ति इसमें शव को ठीक तरह से व्यवस्थित न करने भी आरोप हो सकता है। मतलब जो लार, और इससे आपका लार वगैरह और पसीना वगैरह से आपका जो कि फैलता है, और इसमें
इसके लक्षण की बात करूँ तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इसमें उल्टी दस्त, बुखार, सिर दर्द वगैरह इसके लक्षण हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इस बीमारी से आदमी का डेथ भी हो जाता है इस एबोला वायरस से, तो इसको याद रखिए। इसका आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।